9 बजे जो तुम जहर फैलाते हो ना रोज मुस्लिम घरों में, जो आप ये चलाते हो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, क्या असर होता है? मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर, सेना मेडल अवॉर्डी, 3rd जनरेशन आर्मी ऑफिसर, एजुकेटर, 4 दशक से लीडरशिप और काउंटर इंसर्जेंसी एक्सपीरियंस के साथ आज हजारों डिफेंस एस्पिरेंट्स को लीड और मेंटर कर रहे हैं। कश्मीर में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था एक पत्रकार ने, बोला कि यार अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा तो हम तो गन उठा लेंगे, आज भी हमको मारना होगा। तो वहाँ पे एक्चुअल मानसिकता अभी भी क्या है सर? वो कश्मीर यार अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है। वहाँ के लोग फंस गए। कुछ लोगों ने आजादी का सपना दिखाया जो कभी पॉसिबल नहीं था। पूरा देश एक सेकंड में सुधर सकता है, पर कोई लाना नहीं चाहते। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए आरटीआई, आज आरटीआई का क्या हाल है? अच्छी भली पार्लियामेंट थी, नहीं बना दी। 27-28 हजार करोड़ रुपए हमने लगा दिए इसमें। अब सोचो तो सही कितना बड़ा अमाउंट है। आप एक लाइन और बोलते हो सर, एवरीवन इज सेफ। लोग बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो सर सेफ कौन नहीं है? उनके जो टॉप के लोग हैं ना पॉलिट ब्यूरो, वो इंजीनियर से भरे हैं, इसीलिए वो एक भागड़ा नाडल डैम हर महीने बनाता है। हमने एक नेहरू जी ने बना दिया, उसके बाद छोटे छोटे डैम बनाते हैं, आधे टूट जाते हैं। कोविड शुरू हुआ ना, हमारे पास तकरीबन 70 लोग थे जो बिलियनर्स थे। जब तक कोविड खत्म हुआ 142 हो गए थे। आई थिंक दिस इज अ बिग लेट डाउन। अगर युवाओं को ही आप एक सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो देश की तरक्की कैसे होगी और आने वाली जो जनरेशन होगी वो कैसी होगी? महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे। पीएमओ आज बैठ के ये नहीं देख सकता कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी और कितनी देर के लिए पड़ी है, बिकॉज दे फील यार इनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, दैट इन्फॉर्मेशन बिकम न्यूज। उसके लिए नोएडा फिल्म सिटी वगैरह को थोड़ा समझाना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव कम कर दो भाई। आज भी हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या सही है सर? ये देखिए ये सारा अंग्रेजों का खेल है। आई थिंक अब वक्त आ गया है ऑल इंडिया ऑल क्लास। सर रेजिमेंट की असली कहानी बताना मुझे। कास्ट से रेजिमेंट को जोड़ रखा है, क्या कहानी है सर इसके पीछे? यस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर सर। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बेबाक बोलते हैं सर, इसलिए आज आप हमारे शो में हैं। एक छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे और कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे देश के मुद्दों पे। और देश बहुत बड़ा है, और अगर वार्तालाप और विचारधाराएं नहीं प्रस्तुत हुई तो शायद बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। जो हम बात करें 2047 तक विश्व गुरु बनने की, शायद कभी बन नहीं पाएंगे अगर इसी तरह से चलता रहा माहौल। तो ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। सर 40 साल का करियर आपने आर्मी में बिताया सर, और बहुत बड़ी एक यूनिटी है आर्मी के अंदर। वहाँ पे लोग देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं कि कुछ खतरा आएगा तो हम खड़े हैं, तैयार हैं। वहाँ तो हालात अलग है, देश में हालात अलग है। आप कुछ वीडियोस बनाते हो सर, जब आप रिटायर होके वापस देश में आते हो कि ठीक है अब हमको लाइफ जीनी है, तो आपको दिखते हैं कि देश में गड्ढा है कि गड्ढे में देश है। तो सर आप मेरे को बताएं कि जैसे मैं एक छोटा सी एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप पूरी बात पे, आप टॉपिक पे इसको कवर कीजिएगा। जैसे मैं बेंगलोर सिटी से आता हूँ, तो बेंगलोर सिटी में हम देखते हैं एक आई, मतलब वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट है, तो कोई भीख मांगने वाले लोग हमको कम दिखते हैं, बहुत बहुत कम दिखते हैं। पर जैसे ही इधर गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा इधर की तरफ आते हैं तो 2 आंखें हो जाती है सर। ये आंखें हो जाती है, मतलब करोड़ों रुपए के 100 करोड़ का घर, 100 रुपए का घर, ऐसा दिखता है सर। तो आप बताइए सर, आप भी बहुत वीडियोस बनाते हैं, गड्ढे में देश, देश में गड्ढा, तो क्या विचारधारा है सर इसमें? नहीं देखो, एक तो बैंगलोर का कनेक्ट हो गया। मेरी स्कूलिंग बैंगलोर में हुई है, तो पैदा मैं कहीं हुआ हूँ, बट रहा मैक्सिमम बैंगलोर में रहा हूँ। मेरी वहाँ मिलिट्री स्कूल है, उसमें मेरी एजुकेशन हुई है। सो मैंने बैंगलोर को इनसाइड आउट देखा है, और पैदल पूरा बैंगलोर पैदल घूम रखा है 70s में। तब आप लोग थे नहीं इस दुनिया में तो वहाँ से यहाँ का पर्सपेक्टिव, फिर मुझे बहुत मौका मिला, पूरा देश तो देखा ही देखा। विदेश में जाने का बहुत मौका मिला। मैं यूनाइटेड नेशंस में 1 साल इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1 साल मैंने ढाका में देश को, बांग्लादेश में रिप्रेजेंट किया। यूएस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ, और भी कई जगह। तो काफ़ी दुनिया देखने का मौका मिला है। अपने देश को अपने नज़रिए से देखा है मैंने। 50-60 साल से मैं बहुत उन लोगों में हूँ जो किताबें पढ़ता रहा हूँ, अखबार पढ़ता रहा हूँ। देश की हर हालत को मैंने अपनी आंखों के आगे हिस्ट्री बनते देखी है, बिगड़ते देखी है। तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आपको वो मिलेगा। देखो ठीक है, फौज का एक करियर था, वो ठीक है, एक बहुत अच्छी इनिंग्स थी मेरी। 1 स्टार लेके अपने कंधे पे पास आउट हुआ था, 2 स्टार मेरी गाड़ी पे थे जब मैं रिटायर हुआ। एंड हाँ, तो और एक किसान, एक सैनिक, सिपाही का बेटा हूँ।
और गांव से, बिल्कुल गांव से आता हूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट भी इसलिए हो पाई क्योंकि हमारी आर्मी में ये पॉसिबल है। तो मैं इतना क्रिटिकल, कई बार क्रिटिकल होता हूँ सोशल इश्यूज पे, बट मैं ये भी समझता हूँ यार देखो, ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम था कि मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल से पढ़ के आर्मी में या सिविल सर्विसेज में दे हैव रिजन टू, बिकॉज ऑफ द सिस्टम वी क्रिएटेड इन दिस कंट्री। तो ओवरऑल इट्स वंडरफुल प्लेस टू स्टे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रियलिटी से आंख नहीं मीच सकते। वो जो इनइक्वालिटी है वो हमारे देश की आज बहुत ही एक डेंजरस पॉइंट पे है। हम इनइक्वालिटी को देख के, ये गुड़गांव ही छोड़ो, हर जगह आप चले जाओ, द डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। मतलब जो कोविड शुरू हुआ ना, हमारे पास तकरीबन 70 लोग थे जो बिलियनर्स थे। जब तक कोविड खत्म हुआ 142 हो गए थे। सो रिच आर गेटिंग रिच, बट पुअर की कंडीशन बहुत खराब है। ये हमें समझ लेना चाहिए। पुअर आर रियली पुअर, जो ना तनख्वाहें बढ़ी हैं पिछले 10-15 साल में, जॉब्स का तो आपको पता ही है, जॉब्स क्रिएशन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक दिस इज अ बिग लेट डाउन। कई अच्छे रोड बने हैं, एयरपोर्ट बहुत सुंदर बने, बैंगलोर एयरपोर्ट देख लो, दिल्ली देख लो, बड़ा गर्व महसूस होता है। बट एयरपोर्ट से बाहर जब गलियों में जाते हो, सड़कें देखते हैं, और तब बहुत खराब लगता है। वेरी वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव रियली अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो एज फार एज डेवलपिंग दिस नेशन। तो कई बार लगता है हम ट्रिकल डाउन से हो रहे हैं कि ऊपर वाले वो कर रहे हैं, लेकिन नीचे पहुंच नहीं रही है बूंद बूंद करके इकोनॉमी को। तो मैं तो इस चीज का बहुत फैन हूं कि हमें बॉटम सब बिल्ड करना चाहिए। गांव वगैरह की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गांव की कंडीशन अभी और भी खराब है। शहर में तो है ही है ये डिस्पैरिटी हम जो देखते हैं, बट गांव के अंदर भी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। गांव की कंडीशन, गांव में भी जो है गरीबी तो है ही है, लेकिन जिसका बस चलता है वो गांव छोड़ने के लिए तैयार है। बट गांव में सड़कों का, पानी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, इन सब चीजों का बहुत अभाव है। सो रियली वी आर ए, मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन रास्ता भी काफी दुर्गम है और मुश्किल है, और काफी कुछ करना है हमारी जनरेशन को, आपकी जनरेशन को। बट सर मतलब आपने तो दोनों चीज़ें देखी है, उधर की भी देखी है, अंदर की भी देखी है। क्यों हो रहा है? मतलब अगर 50 साल से अगर हम लोग एक सड़क का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई तो सॉलिड रीजन होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से पूरा देश एक व्यक्ति को ही देख रहा है कि सारे डिसीजन उनके होते हैं, सब कुछ वही लेते हैं। तो ठीक है, लो आप, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो एक सड़क जो कि सबसे बेसिक नेसेसिटी, वो क्यों पूरी नहीं हो रही सर? देखो ये गलत है। डेमोक्रेसी में कोई कल्ट की जगह नहीं है, ना हीरो वर्शिपिंग की जगह है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है डेमोक्रेसी में, मतलब आप स्टेट से देख लो या सेंटर में देख लो, जिस प्रकार से चलता है, एक एक आदमी ठीक है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन लेने की, बट सब सोचो कि थैंक यू भी उसी को करो, और कैसे कहो मत कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना हो, ये बिल्कुल गलत है। सो इट्स अ कलेक्टिव दिस थिंग। अगर फेलियर है तो कलेक्टिव फेलियर है। फिर मुझे क्या लगता है वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग इज, हमारी जो हम सोचे थे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो यू नो एक ऐसा काम करेगा, जो इंडियन सिविल सर्विस से जो आईएएस बना, कि दे विल होल्ड द नेशन टुगेदर। इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ तो इसमें बहुत डिबेट हुआ कि शुड वी कंटिन्यू विद सिविल सर्विसेज और नॉट। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सिविल सर्विसेज इस रूप से चले, वो पंचायती राज सिस्टम के, क्योंकि वो देश को भ्रमण कर चुके थे। लेकिन है हमारे पास जो है, उसमें हमने रिफॉर्म्स नहीं लाए। वी very bright people come into civil services, but they don't produce what they should be producing by the time they reach the top. Politician आते हैं जाते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा, आई थिंक आर पुलिसिंग सिस्टम इज स्टिल आर्काइक। अभी भी अंग्रेजों की पुलिस है, यूं की यूं, जिस तरह का, तो लठ मार रहा है गरीब को। गरीब की आप देखो, कहीं एफआईआर हो जाता है, कुछ हो जाता है, कहीं पीएसए, वही कानून है, नाम चेंज होते रहते हैं। अभी भी वही कानून है जिनमें महात्मा गांधी जेल में गए थे, नाम थोड़ा बहुत हिंदी कर दिया है, थोड़ा उसका चेंज कर दिया। ये हो, पुलिस सिस्टम इज ऑल्सो बिग लेट डाउन इन दिस कंट्री। ये दो सिस्टम है। तीसरा बात है हमारे पॉलिटिशियन, जिनको हम सब कुछ मानते हैं और सारा तंत्र, किस क्वालिटी के पॉलिटिशियन आपने पैदा किए हैं? आप बताओ जरा मुझे अपने नजर मार के कि कौन है जो रोल मॉडल है आज युवाओं के लिए या देश के लिए। किस बात में? एजुकेशन में बताओ मुझे, या कुछ किया आपने पब्लिक लाइफ में? व्हाट है वो, आपकी क्या अचीवमेंट है पब्लिक लाइफ में, इलेक्शन होने से पहले, उसके बाद आपने क्या किया? व्हाट यू सी ऑफ पॉलिटिशियंस व्हेन आई सी इन जापान, इन साउथ कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप वगैरह में, वो कहीं ना कहीं पब्लिक में
कई साल या तो पढ़ा के आए हैं, या इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, या साइंटिस्ट हैं, और फिर वापस चले जाते हैं। हमारा पॉलिटिशियन कैरियर है, वो आ गया भाई, उसने फिर यही करना है, और इससे पहले भी कुछ नहीं किया। इनकी कोई एजुकेशन चेक कर लो, इनकी कुछ तो कोई टेस्ट तो पास किया होगा सर, आपने बताओ तो सही हमारे पॉलिटिशियंस ने। सो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस रिफॉर्म्स, तो हम एक स्ट्रक्चर नहीं बना पाए कि एक देश एक तरीके से डेवलप हो, एक तरीके से हर एक को ये लगे कि यस यू नो हमारी बराबर की भागीदारी है। तो कई सड़क बहुत आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं, और कई जगह पर अभाव है। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा नौकरी दे दो ना, राशन क्यों दे रहे हो। मनरेगा पे हमारे हमारे देश की उस टिकी हुई है, गरीब की जान टिकी हुई कि 100 दिन का काम मिलेगा। अभी भी खेती के ऊपर हमारा देश डिपेंडेंट है, अभी भी बारिश के ऊपर हम मानसून की वेट करते हैं, अच्छा मानसून तो भाई इस बार जीडीपी का ग्रोथ अच्छा होगा। सो देयर इज, ये सब चीजों के बीच में जो है ये सब रिस्पॉन्सिबल है कि हमने अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज किया। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है इन सब का समावेश अगर हम कर सकते हैं, वी हैव नॉट बिल्ड साइंटिफिक टेम्पर इन आवर पीपल। अभी भी हम अंधविश्वास, अभी भी शादी होती है तो कुंडली मिला रहे हैं, अभी भी होता है टाइम निकालो कितने बजे शादी होनी। अरे तुम, कमाल है, पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में, और मतलब बिल्कुल आई एम रियली सरप्राइज्ड किस टाइप की सोसाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी भी कास्ट सिस्टम है, कास्ट से अलग शादी कर ले तो ऑनर किलिंग हो जाती है। अब हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया आज के दिन, बट आप अपनी कास्ट से हट के शादी करो, लोअर कास्ट, और पूरे देश में ही है, कास्टिज्म बढ़ गया है अभिषेक। मेरे लिए शॉकिंग है, मेरी जनरेशन के लिए। जब मैं पढ़ रहा था बैंगलोर मिलिट्री स्कूल में और प्रेमचंद वगैरह को पढ़ते थे, हम सोचते थे जाएगी कास्ट सिस्टम, क्योंकि हमारे मन में था ही नहीं हम वो सब। अब तो इट इज बिकम रियली बड़ी डिवाइडिंग लाइंस बड़ी क्लियर हो गई है कास्ट सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम के साथ आप कहाँ से 2047 की वेट कर रहे हो, जब तक ये सारी चीज़ों में हम रिफॉर्म नहीं करेंगे, और इन चीज़ों में हम युवाओं को कम से कम एंकरेज नहीं करेंगे कि छोड़ो धर्म की बातें, कास्ट की बातें और रंग भेद की बातें अभी, तो वो सब लैंग्वेज नहीं नजर आ रही है मुझे, नैरेटिव भी नजर नहीं आ रहा है जो नैरेटिव हमारी जनरेशन ने बिल्ड किया था। कर देते ना सर, द पावरफुल ह्यूमन शो इसलिए बनाया है हमने, इसलिए ताकि नई विचारधारा प्रस्तुत की जाए। अगर नई विचारधारा नहीं आई ना सर, तो ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। दुबई के एक शेख की जब भी इंटरव्यू होता है वो बात बोलते हैं कि मेरे पीपल को आज अच्छी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, मेरे लोगों को आज एजुकेशन चाहिए, मेरे लोग मरने नहीं चाहिए, मेरे लोगों को अच्छी चीज आज देखनी है, ना कि 2047 में। एग्जैक्टली और ये मतलब ना अपने बर्बप हो गया अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, मेरा बहुत सिंपल सा वो है, आप उस दिन विकसित होगे, यहाँ डंका बजाने से नहीं होगा, जिस दिन आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांव में जहाँ चिकित्सा वो, और गांव का प्राइमरी स्कूल, जिस दिन ये दो इदारे, ये दो संस्थाएं, ये छोटी छोटी चीजें वर्ल्ड क्लास होगी, अपने आप दुनिया सैल्यूट मारने आएगी। यहाँ फिर डंका बजाने की जरूरत नहीं है, बताने जो हो जाएंगे कुछ नहीं। दीज बट वेरी क्या है हमारी हेल्थ का यार, गांव देहात में जाके देखो, एजुकेशन, आई एम टेलिंग यू, स्कूलों की हमारी कंडीशन जाके देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स की एवरीवेयर, या तो मतलब अभी राजस्थान में कहीं स्कूल गिर गया, बच्चे दब के मर गए, अच्छा जा कौन रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, बिल्कुल गरीब से गरीब, टीचर को 1.5 लाख तनख्वाह है, बच्चा वो जा रहा है जिसको कुछ आ नहीं रहा है, ना साइंटिफिक टेम्पर हम कर पाए, कंप्यूटर इंटरनेट नहीं, हमारे 2G नहीं रोल आउट हुआ अच्छे से, अब वहां 10G कर दिया लोगों ने। नहीं, आप जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप एक बार सरकारी स्कूल में एक बार विजिट करके देखें, मतलब मेरे बिल्कुल तो देखना चाहिए। दरख्वास्त और जिस दिन एक और चीज, जिस दिन आपके डीसी एसपी और पॉलिटिशियन का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू होगा, उस दिन मैं कहूंगा हाँ भाई पहुंच गए, अब कोई पहुंच गए, फिर तो नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। सरकारी स्कूल, सरकारी जो पॉलिटिशियन है उनके बच्चों तो सारी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, और बाहर चले जाते हैं, या फिर क्रिकेट, या देयर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक है, खेलते नहीं है बट वेरी अर्ली दे। मतलब एक सवाल सब पूछते, सारी जनता पूछती है कि ऐसा क्या होता है कि मतलब 1500% का प्रॉफिट, 1000% का प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। मैं आज इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों एंटरप्रेन्योर इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक पाई जोड़ रहे हैं, बट हमारा प्रॉफिट सारा टैक्स में जाता है, 100% टैक्स में जाता है। बट ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि 1000%, हमको भी सिखाओ। अगर वो सिखाएंगे तो शायद हम भी बहुत आगे बढ़ पाएंगे और देश जल्दी आगे बढ़ पाएगा। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे मेरा एक आ रहा सर आपसे, कि एक पॉडकास्ट हुआ था प्रधानमंत्री जी का, एक बंदे ने बात पूछी उनसे, सर नेताओं की क्या क्वालिफिकेशन, आपने जो बोला कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उन्होंने भी पूछा था कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बोले नेता की क्वालिफिकेशन तो सबसे बड़ी
क्योंकि उनको तो बात करनी पड़ती है जनता से, जवाब देना पड़ता है जनता को। उस क्वालिफिकेशन के उसमें नहीं हो कि यार बीए होनी चाहिए। हमारी क्या बीए? अगर किसी ने 2 बीए एमए कर भी ली, इट डजंट मीन कि तुम एजुकेटेड। इवन पीएचडी मैंने देख लिया कई, मतलब विचारधारा वही है। सो आई आई डोंट मीन कि वी मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, बट हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास अगर 20-25 मिनिस्टर्स हैं, उनमें से कितने हैं जो टेक्नोक्रेट है, कितने हैं जो एक्चुअल के इंजीनियर है, कुछ काम करके आए हुए, कितने हैं जो डॉक्टर हैं जो 20 साल प्रैक्टिस करके आए हॉस्पिटल में, कौन है जो टीचर है भाई एक्चुअली में तो 10 साल कॉलेज में स्कूल में पढ़ाया, फिर कॉलेज में पढ़ाया, वो एमएससी पढ़ाता, केमिस्ट्री पढ़ाता, फिजिक्स पढ़ाता था। हमारे और चाइना में ना अभिषेक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है सर? फर्क सबसे बड़ा ये है, उनके जो टॉप के लोग हैं ना पॉलिट ब्यूरो, वो इंजीनियर से भरे हैं, हाइड्रोग्राफिक इंजीनियर्स, इसीलिए वो एक भागड़ा नागल डैम हर महीने बनाता है। हमने एक नेहरू जी ने बना दिया, उसके बाद छोटे छोटे डैम बनाते हैं, आधे टूट जाते हैं, ओवर ब्रिज बनाते हैं, हमें पता है कंडीशन, टनल बनाते हैं, बंदे फंस जाते हैं। तो हमारे पॉलिटिशियन मोस्टली वकील है और हमें पता हमारी जनरेशन में वकालत कौन कर रहे थे। तो वी रियली, और इसके लिए लोगों को ये, यू डोंट ब्लेम द पॉलिटिशियन, सबको कुर्सी चाहिए, तो मेरा ब्लेम लोगों पे, हमें किन लोगों को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि फाइनली हम वोट किन पे दे रहे हैं? हम मंदिर के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, या हम कास्ट के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, या हम वोट इन चीजों पे दे रहे हैं कि यार हवा कैसी बना दी आपने, और पैसा, फाइनली इट्स मनी। मतलब मनी, मोस्ट डेमोक्रेसीज, ये हमारे बाकी डेमोक्रेसीज में भी इट इज ओलिगार्चीज हू रन डेमोक्रेसी। तो पैसा नहीं है तो जिस पार्टी का पैसा है, जिस कैंडिडेट के पास पैसा, अच्छा पैसा लगा दो, कल आप एमपी बन सकते हो यहाँ से। कोई भी एक नॉर्मल आदमी के पास थोड़ा भी कैश मिल जाए तो पुलिस वाले उनको धर से पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे पास 2 लाख रुपए कैश कहाँ से मिला। बट नेताओं के वीडियो आते हैं सर, मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हो, पूरी जनता भी देखती हो कि 500 रुपए के नोट बांटे जाते हैं हाथ में गाड़ी से। तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाता कभी पकड़ के कि भैया तुम गाड़ी के बाहर खड़े हो के तुम 500 रुपए का नोट बांट रहे हो, वो गड्डी आपके पास आई कहाँ से? देखो इतनी हमने इस चीज़ की हम तारीफ करते हैं, यूपीआई पेमेंट हो गया, जनधन अकाउंट्स खुल गए, और हमें बड़ी अच्छी लगती है जी, 2 मिनट में हम हर चीज, छोटी मोटी चीज़ के लिए, लेकिन बड़ी चीज़ों में स्टिल कैश इज द किंग। सब कुछ कैश में होता है, बड़ा जो प्रॉपर्टी को लेके होता है, या जो इलेक्शन से पहले पार्टियां कलेक्ट करती हैं कैश, या कैश पकड़ा जाता है, तो एवरीथिंग इज कैश। इट इज ओनली, हम छोटी मोटी चीजें सोच के बहुत खुश हो रहे हैं जी, हमारा तो यूपीआई पेमेंट बड़ा अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एम्पावर हो गया बंदा। और हर चीज आपकी बैंगलोर में बीच में उन्होंने कहा जी हम नहीं लेंगे यूपीआई पेमेंट क्योंकि जीएसटी कट रही है, कोई टीडीएस में कोई पकड़ रहा है, कोई बहुत जो है ना कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जैसे डिजिटली आप हर चीज लॉग इन कर देते हो। आप क्या चाहते हो सर? मतलब जैसे अभी अपन ये बात तो कर रहे हैं आज इस पॉडकास्ट के अंदर, बट एक सॉल्यूशन क्या है कि सरकार को होना कैसा चाहिए और सरकार का काम क्या होना चाहिए? देखो मैं ये मानता हूँ कि सरकार का काम है राजस्व इकट्ठा करना, कि गवर्नमेंट शुड बी वेरी एप्ट एट कलेक्टिंग टैक्सेस। ये आज से नहीं, हजारों साल से, क्योंकि टैक्स उगाही नहीं होगी ना, फिर आप काम नहीं कर सकते, फिर हॉस्पिटल, सड़कें, ये वो, स्कूलों की बात कर रहे हैं, ये सब के लिए पैसा चाहिए। लेकिन हाउ डू यू मैनेज दैट मनी? वो कैसे लोग हैं जिनके पास ये पैसा चले जाता है टैक्स का, हम इतना टैक्स देते हैं, वी आर वन ऑफ द हाईली हेवीली टैक्स्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इतना टैक्स, हर चीज में टैक्स, गाड़ी खरीदते हो रोड टैक्स देते हो, फिर टोल भी देते हो, और टोल अगर बाई चांस उस टाइम चार्ज नहीं हुआ तो डबल दोगे। हर चीज पे टीडीएस कटेगा, फलाना कटेगा, एवरीथिंग यू आर पेइंग टैक्स, बट वेयर डज योर मनी गो? वो अकाउंटेबिलिटी हमारे वहां लीकेजेस बहुत है। अभी हमने नई नई बिल्डिंगें दिल्ली में बना दी, अच्छी भली पार्लियामेंट थी, नहीं बना दी। सेंट्रल विस्टा, वो जनपथ, जो नाम रख दो, कर्तव्य पथ रख दो, कुछ भी, जय हिंद पथ रख दो, वो ठीक ठाक था। 27-28 हजार करोड़ रुपए हमने लगा दिए इसमें। अब आप सोचो तो सही कितना बड़ा अमाउंट है। G20 हमने करी, हमने 5-6 हजार करोड़ रुपए लगाए उसमें, पूरी दुनिया सोचे बस पहुंच गया, और दुनिया ने सेलेक्ट किया। भैया रूटीन में आया था, आना ही था। 2024-25 में भारत G20 का, अगले साल ब्रिक्स में होगा। क्यों हम इन चीजों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, रैलीज पे इतना पैसा खर्च करते हैं? ये इनॉग्रेशन होता है ना किसी चीज का, ट्रेन को झंडी देनी है, फलाना, आरटीआई से आता है, इतने करोड़ लगा दिए इनॉग्रेशन, फूल पत्तियों पे ये लाल कारपेट बिछाते हैं हम। ये क्यों? ये चीजें हैं जो कि ना हमें फ्यूडल बना रही हैं, और हमारी जो है, जो हमारी शक्ति वेस्ट होती है इन चीजों पे। ये फालतू की चीजें बहुत करते हैं। यू डोंट सी दिस पोस्टर लगे हुए लीडरों के, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हीरो वर्शिपिंग एंड वी वेस्ट मनी। तो जो पैसा कलेक्ट, सरकार का काम है राजस्व इकट्ठा करना, अच्छी पॉलिसी बनाना, लॉ एंड ऑर्डर रखना।
बाकी एवरीथिंग फेडरल स्ट्रक्चर। अब स्टेट्स को जिस जिस स्टेट के अंदर अच्छे चीफ मिनिस्टर रहे उन्होंने करी है प्रोग्रेस और करेंगे आगे। स्मॉलर द स्टेट बेटर मैनेजमेंट, बट सारा पैसा सेंटर, फिर सेंटर अपने हिसाब से देगा। फिर एक अंधा कुआं है हमारा, जो एक काउ बेल्ट कह लो, जहां पर साउथ इंडियंस तो बहुत इस चीज की चर्चा करते हैं, भाई वहां क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही उनको भी। तो अब फिर वहां इलेक्शन से पहले पंप कर दिया जाता है, भाई डबल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इलेक्शन टू इलेक्शन है, एंड द मैनेजमेंट ऑफ आवर मनी दैट वी कलेक्ट, आई थिंक इफ यू डू दिस, इसको अगर हम अच्छे से करें तो देन देयर इज, कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश में। पॉलिटिशियन सबसे पावरफुल है, और पावरफुल चीज जब आती है विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यस, विद इट शुड कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वही नहीं है हमारे देश में। सबसे बड़ी बात है कि हम ये चाहते हैं कि आज देखो, सब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा कहाँ है? इंडिया के अंदर सर। अगर युवाओं को ही आप एक सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो देश की तरक्की कैसे होगी, और आने वाली जो जनरेशन होगी वो कैसी होगी? आप एक लाइन और बोलते हो सर, एवरीवन इज सेफ, लोग बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो सर सेफ कौन नहीं है? सब सेफ है। आप इस यहाँ से अच्छा, और मतलब मुझे बड़ी हैरानी की बात होती है, इतने साल मुगल राज कर गए, ब्रिटिश से तो खराब कोई हो ही नहीं सकता, और उसके बाद तब भी हमारी, क्योंकि संस्कृति हमारी 6,500 साल की हमारी, आई ऑलवेज से वी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन। हमें डर किस बात का है? हमारी पिक्चरें बाहर चल रही है, हमारे गाने बाहर चल रहे हैं, हमारे हमारे लड़के यहाँ से एजुकेट करके सीईओज बने हुए हैं। हम काफी हद तक कई चीजों में हमारे देश का नाम है, हमारी फोर्सेस का बहुत नाम है, यूनाइटेड नेशंस में हम इतना अच्छा काम करते हैं। मेडिकल में आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट, एटलीस्ट टॉप एंड मेडिकल। अगर बाहर से आना चाहें तो मेडिकल टूरिज्म में इंडिया वो कर सकता है। टूरिज्म अच्छा, देखने वाली जगह इससे खूबसूरत कहीं नहीं है, मैनेजमेंट खराब है, तो सब कुछ होने के बाद भाई वी आर स्टिल अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इसलिए है हम, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें पहले तो हिंदू मुस्लिम है, उसके बाद जात की बात है, और फिर उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, और इस चीज को कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं है अभिषेक आज। क्योंकि मीडिया है। मीडिया तो नहीं, मीडिया की अगर थोड़ी सी बात कर ले सर, कि मीडिया ही मेन स्ट्रीम है जो सब लोग देखते हैं। पता नहीं, अब जब मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर की कोई नई विचारधारा लाने की, मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है, जो नई विचारधारा एकदम टॉप ऑफ द लोगों के ऊपर रहनी चाहिए। हमको नहीं चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे जो रूट कॉज पे काम न कर पाए। हमको नहीं चाहिए ऐसा ब्यूरोक्रेट सिस्टम जो मैंने एक पॉडकास्ट में बात बोली थी सर, मैं वापस बोल देता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर जिसने भी पासपोर्ट बनाया है उसने 500 रुपए की रिश्वत जरूर दी है। एक आदमी भी ऐसा है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि एक आदमी भी ऐसा है किसने 500 रुपए की रिश्वत नहीं दी हो। सर आपने भी दी होगी, पर फिर भी हम चुप रहते हैं, हम कोई नहीं बोलते हैं। क्योंकि उस टाइम सोचते हैं चलो यार ये कोई अड़चन लगा देगा, अब पकड़ लो, पासपोर्ट ले लो, बिकॉज यू फील दैट डॉक्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट टू यू। तो आई एग्री विद यू, हर जगह अभी भी रिश्वत के तरीके बदल गए हैं, बट रिश्वत है। हमारी पुलिस का तो हम पहले बात कर चुके हैं, कंडक्ट किस प्रकार का है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। बट इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप। भाई फिर वो एंटाइटलमेंट नहीं होता, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मेरा बाप वो है, तो वो फिर इट शुड बी वेरी वेरी, उसके लिए यू नीड वेरी गुड जुडिशियल रिफॉर्म्स, यू नीड पुलिस रिफॉर्म, जिससे कि पॉलिटिशियन के चुंगल से कैसे निकालें जुडिशरी को और पुलिस को। जिस दिन ये निकल गई, अगर एसपी को एमएलए एमपी कुछ नहीं कर सकता, रूलिंग पार्टी उसका तबादला नहीं कर, उसको पता है मैं 3 साल के लिए आ गया, वो लड़का क्यों नहीं काम करेगा? आई एम श्योर ऑल ऑफ देम कम, एवरीबडी हु क्लियर्स दिस एग्जाम, वो ये सोच के आता है मैं कुछ करके जाऊंगा, लेकिन फिर वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, फिर वो उसमें उसको भी मजा आने लग जाता है और सोचता है यही तरीका है, नहीं तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो ये फिर क्या, हम फिर उसके अंदर सारे के सारे एक ही उसमें एक दूसरे की कोई चाहे बाबा है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पुलिस है, सारा सिस्टम जो है एक दूसरे के पीठ थपथपाता रहता है, लेकिन लोगों को फिर कुछ नहीं मिलता है। मैंने एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे बात पूछी थी कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं लेके आते। बोले मैंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ में काम किया, और ये सजेशन हम सब लोग देते कि क्या पीएमओ आज बैठ के ये नहीं देख सकता कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है और कितनी देर के लिए पड़ी है। अगर ये सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम अगर आ गया तो पूरा देश एक सेकंड में सुधर सकता है, पर कोई लाना नहीं चाहते। डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए आरटीआई, आज आरटीआई का क्या हाल है? हालत खराब है, बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता, बिकॉज दे फील यार इनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो भाई दैट इन्फॉर्मेशन बिकम न्यूज, उससे ओपिनियन बननी शुरू होती है।
तो दो ही मत इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अपने आप में जैसे ऐसे अब जैसे मान लो कि अपन खुद लोग हैं, तो अपने आप में क्या बदलाव लाए ऐसा कि देश ऑटोमेटिकली बदल जाएगा? क्योंकि पूरी जेनजी ने नेपाल की पूरी राजनीति बदल दी सर। अगेन जो नेपाल में हुआ उस पर बात करते, तो उससे पहले बांग्लादेश में हुआ, उससे पहले श्रीलंका में हुआ, उससे पहले साल 1.5 साल पहले पाकिस्तान में भी हुआ था, जब इमरान खान की पार्टी के नौजवान जो है कोर कमांडर डिव को पूरी फौज के घरों में घुस गए थे, कैंटोनमेंट को वेंडलाइज कर दिया था। तो ये, और फ्रांस में भी यही पोजीशन है। कुछ दिन पहले अरब स्प्रिंग हुआ था, आपको पता है। सो यूथ यूथ में बहुत अमेजिंग एनर्जी और वो, और बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं यूथ, है ना। उस टाइम पे उसको अगर हम सही चैनलाइज करेंगे, बट उसके लिए क्या है, आपको नो यूज ब्लेमिंग जस्ट पॉलिटिशियंस और ये वो। व्हाट अबाउट पेरेंट्स, व्हाट अबाउट सोसाइटी में लोग कहाँ हैं जो कि सोशल रिफॉर्मर या अच्छी डायरेक्शन। मैं भी एक टेड टॉक में गया हुआ था, तो सारे वीसी वगैरह लोग बैठे हुए थे, वो शुरू हो गए, आज की जनरेशन ऐसी है ये हो। मैंने कहा सर एक बात सुनिए, जरा आप अपनी जनरेशन के बारे में बताना, ऑल ऑफ यू सिटिंग यार, आप में से कौन रोल मॉडल है। मैंने कहा आप लोग बताओ कि आप हाथ खड़ा करो मुझे, यू आर अ रोल मॉडल, डू यू गो फॉर रन इन द मॉर्निंग, आर यू नॉट ए कास्टिस्ट, और आपके मन में नहीं है, आप अपनी बेटी की रिश्ता करोगे तो आप सबसे पहले कास्ट चेक करना शुरू करते हो। यहाँ पढ़ा रहे हो फिलोसफी या इंडियन कल्चर पढ़ा रहे हो, तो हमारे ना, मतलब यूथ आर नॉट, किसकी किसकी तरफ देखें जवान। मीडिया हमारा सत्यानाश है टोटली। तो उस मीडिया की जो डाउनफॉल की वजह से फिर कौन है, फिर ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फिर छोटे मोटे अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स है, ये सब है। इतने बाबा है, कोई बाबा ढंग की बात सुनाता है आपको? कोई कहता हो कि जी शराब बंद कम कर दो, शराब के हर 100 मीटर में ठेके खुल रहे हैं। कोई कहता हो कि जी सिगरेट मत पियो। कोई कहता है कि यार लेट अस क्लीननेस हम खुद क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत तो सोसाइटी अपनी गली, अपना चौराया, अपना ये कर सकते हैं। तो यूथ को डायरेक्शन चाहिए थोड़ा सा, एंड वी मस्ट यूटिलाइज देयर एनर्जी इनटू डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। और वो ये नहीं कि सब एग्जाम पास करके नौकरी लेनी है, बट थोड़ा बहुत अपने समाज के लिए, थोड़ा बहुत सफाई की तरफ ध्यान दो, थोड़ा मेरा फिजिकल फिटनेस में बहुत जोर रहता है युवाओं के लिए। आधी प्रॉब्लम कम हो जाएगी अगर सुबह सब दौड़ना शुरू कर दें तो। आधा घंटा, 1 घंटा साइकिलिंग करो, बट यहाँ कोई सड़क पे मार जाएगा आपको। सब धक्के, कोई स्टेडियम ही नहीं बनाते हम, कोई ग्रीन स्पेसेस ही नहीं रखे। और देख लिया गुड़गांव में रह रहे हो, डू यू फाइंड एनी ह्यूज पार्क्स, एनी नथिंग, कुछ नहीं, सब बांट दिया ऐसे ही। देश पे गड्ढा, गड्ढे में देश। बस वही है। तो यूथ भी करे क्या, वो देख क्या रहा है, उसको क्या दिखा रहे हो? सो आई थिंक वी एज अ सोसाइटी वी आर लैकिंग गुड रोल मॉडल्स, स्पेशली जो कि यूथ को इंस्पायर कर सके, और उस चीज की तरफ जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर, जो भगत सिंह की बातें डीपी लगा लेंगे उस दिन, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो एथिस्ट था। कोई ये बात नहीं करता कि लेट्स हैव अ डिबेट, भगत सिंह की विचारधारा क्या थी। आज बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, उसकी विचारधारा पे बात करो, या अपना मदनलाल ढींगरा, या चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। अब एक आधे को तो हमने चुन लिया है, भाई हमें वो ठीक लग रहा है, या अपने, बट व्हाट अबाउट दिस पीपल, दे वर सो वेल एजुकेटेड। उनकी आज भी महात्मा गांधी के कोटेशंस दुनिया पढ़ती है उनके बारे में। हमारे देश में उनका नाम लेना जो है एक अपराध हो गया है, डर सा लगता है, क्योंकि 2-4 चिंटू आ जाएंगे और आप गाली देके निकल जाएंगे आपको। बट पूरा देश अगर एक जगह भक्त है सर, और आप अगेंस्ट बात कर रहे हो, तो फिर सब लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप अकेले अगेंस्ट क्यों बात कर रहे हो? नहीं, दे वांट टू हियर दिस। इसीलिए मेरे जैसे इंसान की रिटायरमेंट के बाद मेरा अपना इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरी सोशल मीडिया, मैं महीने में 2-3 जगह जाता हूँ लेक्चर देने के लिए। उनके कॉलेजेस में कहते हैं जनरल यशमोर को बुलाओ, बिकॉज आई स्पीक देयर लैंग्वेज। आई गो टू, मुझे पता है उनको क्या चीज चाहिए। हम बात क्या कर रहे हैं, ऑनेस्टी की, इंटीग्रिटी की, फिजिकल फिटनेस की, and getting out of this narrow minded vision of we are a great country। हमारा क्या फिलोसफी है, हमारी क्या, हमारे लोग लिख के चले गए यहाँ पे, बट वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर नैरो। अच्छा, कास्ट सिस्टम की थोड़ी सी बात कर रहे थे, आपका एक वीडियो मैंने देखा था सर, सफीना जी के बारे में बात कर रहे थे। कोई मुस्लिम लेडी के लिए बात नहीं करता होगा, मैं इस पॉडकास्ट में बात करता हूँ, आप उनके बारे में बताएंगे। सफीना जी ने 3P वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है। बिल्कुल, मैंने कहा ना 3P है। पहली है अपनी क्या कहते हैं, पॉवर्टी, गरीबी ने हमारी औरतों को पीछे रख दिया, और दूसरा पेट्रियार्की, तीसरा है पॉलिसी नहीं है। तो 3P। और इमेजिन वो एजुकेट गर्ल्स ने रेमन मैगसेसे अवार्ड, इट इज कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। इट्स कितने लोगों को मिला भारत में फॉर सोशल सर्विस उसके लिए, बट टोटल ब्लैकआउट है। अदर देन न्यूज़पेपर्स,
टीवी ने तो कवर ही नहीं किया है उनकी कहीं फोटो, कहीं कोई उनके बारे में। आई रीच्ड आउट टू देयर हैंडल, मैंने पढ़ा अखबार में, मैंने टैग किया उनको, मैंने कॉम्प्लीमेंट्स किया उनको कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और एक चीज बता दूं मैं अभिषेक, हमारी ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है, और विमेन आर नॉट इन वर्कफोर्स। और मतलब ना हमारे पता नहीं क्या हम सोच रहे हैं। मैं 1 साल बांग्लादेश में था, 1 साल में, और वो भी कब था, आज से 20-22 साल हो गए, तो 20-22 साल में वहां भी काफी कुछ चेंज हुआ होगा। बट द अमाउंट ऑफ विमेन हु आर वर्किंग, जिस जिस घर में या जिस देश में, जिस समाज में लड़की पढ़ गई और फिर नौकरी करने लगी, आगे आने वाली जो समस्या होती है ना, बच्चे ज्यादा हैं, ये शी टेक्स चार्ज ऑफ हर लाइफ। पूरा घर फिर लाइन बन हो जाता है उसके आगे, जो पैसे कमा के लाती है, तो फिर शी गेट्स कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। सो ये अभी भी बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी कास्ट में ना हम औरतों को काम नहीं कराते। भाई तू कौन सा चौधरी बन रहा है, क्यों नहीं काम कराते भाई? तुम पीछे रह जाओगे, जमाना आगे निकल जाएगा, मूंछों पे ताव देते रह जाना। सो वी रियली, विमेन गर्ल्स हैव टू बी इन फोरफ्रंट ऑफ एवरीथिंग, एंड इसके लिए उनको घर से ही फिर वो बाहर जाने से डरती है, फिर माँ बाप डरते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। बहुत सी बच्चियां मेरे को फॉलो करती हूँ, बेचारी कॉलेज माँ बाप भेजने को तैयार नहीं, या कहते करना टेस्ट कर ले, 6 महीने में शादी कर देंगे। आज भी यही सिचुएशन, आज भी ये, और शादी क्या है, एक फाइनल, एक वो गुड बाय है, विदाई इज थैंक यू वेरी मच, दोबारा हमारे पास प्रॉब्लम लेके मत आना। क्या ये तो नहीं सुधरेगा सर, मतलब बहुत मुश्किल है सर, मतलब इस विचारधारा को आगे बढ़ाना मतलब अपने आप में $5,000 खर्च करने जितना है। बट देखो, मेरे जैसे लोग हैं, आप ये काम कर रहे हो, तो वी आर डूइंग आवर बिट ना। और हैं बहुत से नौजवान हैं, मैं तो बहुत सी वीडियो सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स के लिए बनाता हूँ। उनको कहता हूँ ये अपने माँ बाप को दिखाओ, उनको लेके आओ, जब मेरा सेशन है बोलो बैठो और सर से सवाल पूछो, मैं बताऊंगा कैसे आपने अपनी लड़कियों को एंकरेज करना है, इनको मौका देना है, इनको, सो दैट बिफोर दे गेट मैरिड they should be, they should be self dependent. And secondly, people should marry as per choice. You should fall in love and marry, and not look for marriage and then expect कि पता नहीं प्यार होगा या नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर, मतलब अब यहाँ पे एक बहुत मेरे को बहुत गजब बात याद आ रही सर, और एक पॉइंट बहुत गजब का है, शायद सब लोग रिलेट कर लेंगे और आप भी रिलेट कर लोगे। हमने कास्ट की बात करी, फिर पेरेंट्स की बात करी, लड़कियों की बात करी, अब ये ना आप रेजिमेंट की बात करते हो। सर रेजिमेंट की असली कहानी बताना मुझे। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, अब आप देख रहे हो कास्ट से रेजिमेंट को जोड़ रखा है। क्या कहानी है सर इसके पीछे? देखिए ये सारा अंग्रेजों का किया हुआ है, दिस इज, और ये ना शुरू में मुझे भी इतना नहीं पता था, बट जैसे जैसे सर्विस में बड़ा हुआ, देश को देखा, कॉन्फ्लिक्ट जोन में मैंने नौकरी करी, अलग अलग कास्ट के अलग अलग रेजिमेंट्स के साथ मौका मिला, कमांड करने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। आई थिंक अब वक्त आ गया है ऑल इंडिया ऑल क्लास, ऑल इंडिया ऑल क्लास। आज देश का नौजवान लड़ेगा, इसलिए नहीं लड़ेगा यहाँ जाट पहना हुआ उसने या सिख पहना हुआ। मैं कन्विंस्ड हूँ, मैक्सिमम फौजी मेरी इस बात से हानि भरते हैं, स्पेशली पुराने जो ओल्ड जनरेशन, तो वो सोचते हैं भाई ठीक है तुम्हारी रेजिमेंट थी, ठीक है, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर रेजिमेंट। बट कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स, रिलीजन बेस्ड रेजिमेंट्स, आई थिंक नाउ इंडिया इज रेडी टू गो ऑल इंडिया ऑल क्लास। वी शुड, बेस्ट नौजवान आने चाहिए, एंड जहां मर्जी नौकरी करो, अच्छा लीडर मिलेगा। हम 36 RR में हमने क्या कमाल कर दिया हमारे, आई हैव सीन यूनिट्स, दे आउट परफॉर्म इफ दे आर प्रॉपर्ली लेड। जवान कुछ भी कर सकता है, उसको ये कास्ट का एक सिंबल की कोई इतनी आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरत है नहीं। अभी कुछ बना है सर ऐसा कुछ? नहीं, मेरी रेजिमेंट जब खड़ी हुई 1951 में, 36 RR? नो, मेरी जो ओरिजिनल रेजिमेंट है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ओके। ये 1951 में जनरल करियप्पा जो हमारे पहले चीफ थे, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि, तब ये विचार था पंडित नेहरू की सरकार का कि हमने ऑल इंडिया ऑल क्लास फौज बनानी है। इसीलिए ये स्कूल स्टार्ट हुए, सैनिक स्कूल स्टार्ट हुए, कि आने वाले दिनों में लीडरशिप जो ऑफिसर्स आएंगे पूरे देश से आने के, इसलिए केरला में सैनिक स्कूल, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, फिर ऑफिसर बनने शुरू हुए, वो कैरेक्टर चेंज हुआ फौज का। अदरवाइज ब्रिटिश ने क्या किया था अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, स्पेशली 1903 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट इससे एक नॉर्थ जोन बेल्ट से कर दी, और जिस साउथ इंडियंस ने उनको यहाँ तक पहुंचाया, उनको धीरे धीरे उन्होंने, और जो भी रेजिमेंट
1857 में जिन्होंने अंग्रेजों को चैलेंज किया, उनका नाम मिटा दिया, बस उनको हिस्ट्री से उन्होंने रब कर दिया मर्सीलेसली। और जो किलिंग्स करी उन्होंने 1850 से इतनी मर्सीलेसली। सो ये ब्रिटिश सिस्टम है। एंड आई फॉर वन, आई ऑलवेज फील कि मेरी यूनिट ऑल इंडिया ऑल क्लास है, जवान अच्छा लीडर मिलेगा वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और खराब लीडर मिलेगा, आपने कंधे पे कोई टाइटल लगा रखा हो, it is immaterial. Units which have good leaders will perform. Units with poor leaders will not perform. Jawans will always do well. कास्ट सेंसस मतलब 1931 में आई थिंक अंग्रेजों ने पहली बार कराया था, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि कौन किसको वोट करेगा और कौन किसको वोट नहीं करेगा। आज भी हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या सही है सर ये, या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? देखो, स्टैटिस्टिकली कम से कम पता तो चले, इसमें कोई हार्म नहीं है। और इसमें हम ना बहुत सी चीजों को कारपेट के नीचे कूड़े की तरह बंद करते जा रहे हैं। कास्ट का इशू, तो व्हाई नॉट, मुझे जब से ये मामला हुआ है कि व्हाई नॉट, लेट्स चेक ना कौन किस कास्ट के कितने पिछड़े। मैं बता रहा हूँ अभिषेक, अभी भी ऐसे लोग हैं जो स्कूल ही नहीं गए तो रिजर्वेशन कहाँ से लेगा वो। बहुत करोड़ों लोग हैं, थोड़े बहुत नहीं है, जिनकी कम्युनिटीज को, कुछ कम्युनिटी जो जागरूक थी वो फायदा, उनकी थर्ड जनरेशन फायदा उठा रही है रिजर्वेशन का। और जो बेचारा स्कूल ही नहीं गया ढंग से, वो क्या करेगा वो। सो आई थिंक वी नीड टू नो, बिकॉज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर अच्छी पॉलिसी बनानी है तो आपको डेटा चाहिए, हाई क्वालिटी डेटा चाहिए। डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज पावर। इफ यू गेट गुड डेटा, आपको पता चल जाएगा कहाँ कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ की कितनी माली हालत कैसी है, कहाँ सड़क है, कहाँ पानी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, किस एज में लड़की शादी हो रही है, किस कम्युनिटी में क्या हो रहा है। When you have data, then you can make policy. And once you make good policy, फिर ये रिसोर्स है जो मैं टैक्स की बात कर, फिर उस पैसे को आप यूज कर। नहीं तो आप अभी बिहार में इलेक्शन, सारा पैसा वहां, उससे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाएगा पूरा फोकस, तो पूरे खजाने खोल देते हैं इलेक्शन से पहले, बिकॉज वी डोंट हैव गुड डेटा। सो वी नीड गुड डेटा ऑन ऑल एस्पेक्ट। तो क्यों नहीं, अगर कास्ट सिस्टम इतना भरा हुआ है, शादी नहीं कर सकते तो फिर क्यों नहीं भाई, आपको ये क्यों नहीं जानना चाहिए कि किस कास्ट के कहाँ, और उनकी सोशल कंडीशन क्या, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पूरे देश में बराबर करने के लिए जानना जरूरी है। मैं उस एंगल, नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल, वो पॉलिटिशियन कुछ और सोच रहे होंगे, बट एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन आई थिंक वी नीड टू नो, व्हाई नो। सर बद्री विशाल लाल की जय, गढ़वाल क्राय, क्या है सर इसका असली जय मतलब? बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। हाँ, ये पहाड़ों में क्या होता है ना, जो पहाड़ के लोगों के साथ नौकरी की तो पता चला, उनके यहाँ ये जो लोकल प्रिसाइडिंग डेटी है ना, उनका बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता है। आप और मैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले उस चीज़ को समझ नहीं सकते। पहाड़ों की सोच, पहाड़ों की दूर दूर घर होते हैं, कभी बारिश में कुछ हो जाता है ना, उनकी ज़िंदगी बहुत कुछ टफ लाइफ होती है उनकी, है ना, अनप्रडिक्टेबल होती है। तो गढ़वाल राइफल जो है, मुझे गढ़वाल राइफल के साथ काम करने का मौका मिला 36 RR में। 36 राष्ट्रीय राइफल्स गढ़वाल राइफल्स की यूनिट है। बाकी तकरीबन 30-40% जवान बाहर से आते हैं। ऑफिसर 1 या 2 गढ़वाल के होते हैं, 2 या 3, बाकी सब बाहर से आते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं। इसीलिए मैं ऑल इंडिया ऑल क्लास का इतना वो हूँ, क्योंकि अलग अलग, अच्छा जवान भी अलग अलग गढ़वाल राइफल की यूनिट से आते हैं, एक यूनिट के नहीं है। तो उनका ये मतलब वॉर क्राई भी है, और एक कह लो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जय बद्री विशाल। तो कोई भी, अभी भी हम गढ़वाल राइफल ऑफिसर से बात करते हैं तो लास्ट में जय बद्री विशाल सर लिखेंगे, या जवान से भी करेंगे तो जय बद्री विशाल। तो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ कॉमन थ्रेड थ्रू विच वी आर कनेक्टेड। तो गढ़वाली बहुत सिंपल जवान होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और अच्छा लीडर मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार। मैं अच्छा सिर्फ गढ़वाली नहीं, ये मैं सारे जवानों के लिए बात करता हूँ। और ये RR का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगेन क्यों मुझे इतना इंस्पायर करता है, बिकॉज इसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, गढ़वाल की यूनिट है, गढ़वाली आएंगे 60%, बट जो बाकी 40% हैं वो आपको आर्टिलरी से मिल जाएंगे। ठीक है, मैकेनाइज इन्फेंट्री के होंगे, आर्मर के होंगे, फिर ASC और मतलब सिग्नल्स, AD, ये अलग अलग उसके होते हैं। तो बाय एंड लार्ज यूनिट जब प्लाटून कंपनी वगैरह बनती है तो मिक्स हो जाती है, टोटली मिक्स हो जाती है। उसके अंदर ऑफिसर बाहर से आया है, जवान JCO बाहर से आए हैं,
एंड देन दे वर्क टुगेदर एज अ टीम। और इकट्ठे नहीं आते हैं, हर 3 महीने 10-15% लोग जा रहे हैं। तो आप सोचा, नेचुरली कोई आज आया है, उसका 2 साल का टेन्योर है, कोई अगले महीने आया है, कोई 2 महीने बाद आया है, तो देर इज अ कंटिन्यूअस टर्नओवर ऑफ पीपल टेकिंग प्लेस। सो इट इज नॉट दैट दे गेट टुगेदर, दे डू एंड देन दे गो, नो नो नो, इट इज रिवॉल्विंग, इट इज अ रिवॉल्विंग, यू कैन से नॉट मेंबरशिप बट डेपुटेशन। तो लोग डेपुटेशन पे आते हैं। सो देर यू गेट टू रियली, आप एज अ लीडर अगर आपको टेस्ट करना है तो भाई वो राष्ट्रीय राइफल्स में ऑल इंडिया मिक्स, जहाँ आपको जानते नहीं है लोग, ना आप जवानों को जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। वहाँ पता चलता है कितने दाने हैं आप में और आप किस प्रकार क्या कर सकते हो। तो ये खासियत है असम राइफल्स की भी। मैं असम राइफल में नौकरी नहीं करी, सो आई वॉन्ट टॉक अबाउट देम, बट राष्ट्रीय राइफल्स यस, and they proved their mettle in Kashmir in so many years. आपका पहला एनकाउंटर एक्सपीरियंस कैसा था सर? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप पहली बार तो मैं आरआर में ना बहुत लेट स्टेज पे गया था। आई डेंट गो एज अ यंग ऑफिसर, मैं गया था, मेरी 16 साल सर्विस थी। 16 साल में लोग सीओ बन जाते हैं, कमांडिंग ऑफिसर, बट हमारे टाइम पे लेट था प्रमोशन, हमारे टाइम पे 20 साल में बनते थे। आज 14 साल का ऑफिसर सीओ बन जाता है, मेरे टाइम में हम 20 साल की सर्विस है, मेरे तो 6 साल कम हो गया। लेकिन जब मैं गया तो मैं काफ़ी, आई वाज अ वेरी वेरी सीनियर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था मैं। तो मैं बड़े अलग अपनी सर्विस के उसमें गया था। और उससे पहले क्या कमाल की बात क्या अभिषेक, मैंने जो आर्मी में कोर्स होते हैं, हमारे यहाँ एक स्टाफ कॉलेज होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, उसको मैंने फर्स्ट चांस में क्लियर किया, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद 2-3 ऐसी अपॉइंटमेंट की जो बहुत कोवेटेड होती हैं, जो आर्मी वाला समझ सकता है भाई उस अपॉइंटमेंट पे गया है तो बंदा है कुछ, वो हाँ दम है बंदे में, लिखाई पढ़ाई हर चीज में निपुण है अभी, आगे 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 जाने के लिए, ये सब मैं कर चुका था। तब मैं आरआर में आया था। और जब मैं आया, मैं बहुत, मुझे क्लियरली याद है, ये बात जून 2001 की है, मेरी पोस्टिंग आई तो सब सरप्राइज, अरे सर आपका तो प्रमोशन आने वाला है, इस स्टेज पे आपको राष्ट्रीय राइफल, वहाँ तो यंग ऑफिसर जाते हैं। मैंने कहा भाई मैं यंग हूँ और ये मौका मिला है ना, इसको मैंने अभी इसको आई हैव टू मेक इट काउंट। तो मैं बहुत मेंटली और फिजिकली बहुत इंस्पायर होके गया था और सोच के गया था कि कुछ ना कुछ मैंने नया करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ सचमुच में, पहले दिन जब मैं वहाँ का माहौल, वो गाड़ी आती है बिल्कुल वो आर्मर टाइप की, बुलेट प्रूफ AK-47, और ये दौर था जब इंसर्जेंसी अपने दोबारा से एक नई पीक पे थी 2001 में। ये साउथ कश्मीर की बात, हमारी यूनिट अनंतनाग के पास थी, पूरा साउथ कश्मीर हमारे पास था, 6 कंपनियां लगी हुई हैं दूर दूर, ये वो 2001 से 2003 3, हाँ वहाँ मेरा। तो मैं गया जून 2001 में, और जब पहले दिन मैं पहुंचा 4-4:15 बजे, तो सब हैरान थे यार ये इतना सीनियर मेजर ये आरआर में क्यों आया है। तो लोगों ने सोचा यार इसने इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, ये जो है शायद पता नहीं, या तो स्टैंप लगानी है भाई आरआर भी कर लिया। मैं बोला ना भाई, मेरे को टफेस्ट एरिया चाहिए, और मेरी एज 40 के आसपास है, लेकिन कोई यंग ऑफिसर आ जाओ मेरे साथ चलने के लिए। और मैंने प्रूव किया वहां पे, यंग ऑफिसर्स मेरे से काफी देर पीछे पीछे चलते थे। तो ये मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ जो मेरे माइंड में कीड़ा है, वो मेरे वहां काम आया, और सोच हमेशा नई। तो मैं जब सीओ के दफ्तर में गया, सीओ मेरे से 2-3 साल सीनियर, बहुत मैं उनको रिगार्ड करता हूँ, उनका नाम मैं हर जगह लेता हूँ, ब्रिगेडियर विनोद रायजादा, लखनऊ के रहने वाले, वन ऑफ द टॉप ऑफिसर्स आई हैव सीन इन माय सर्विस। मैं गया, मैंने सल्यूट मारा, ही सेड यश तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भाई, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, ये वो। तो मैंने कहा देखो सर, यहाँ मैं आया हूँ ना, मैं कुछ करके जाऊँगा, मैं या तो तिरंगे में जाऊँगा या नाम कमा के जाऊँगा। ये वर्ड्स उनके ना रोंगटे खड़े हुए, कहते हैं यश मेरे से कभी जिंदगी में मैंने ये चीज़ सुनी नहीं किसी से कि कोई ऐसे कहेगा आके। तो ही केम आउट, ही हग्ड मी, ही सेज यार तुम एक नहीं तुम 2 अवार्ड लेके जाओगे यहाँ से। मैंने कहा सर मुझे अवार्ड की चिंता नहीं है, मैं कर्म में बिलीव करता हूँ, मैं गीता के इस चीज़ में बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि अपना काम करो यार, हर चीज़ के लिए रिवॉर्ड के मत उसमें रहो। तो ऐसे ये हुआ, तो उन्होंने देखा यार ये तो फिजिकली फिट है, सब कुछ है, तो मेरे को उन्होंने जो डेल्टा कंपनी, लास्ट कंपनी कोकरनाग, जिसके आगे वैल्यू, दक्षुम, कड़ोल वैली, जहाँ बहुत ही टफ एरिया, वहाँ मेरे को उन्होंने वहाँ मेरे को डिप्यूट कर दिया।
और मैंने अपना, क्योंकि डी कंपनी थी, तो मैंने अपना जो है वहाँ कोड नेम भी रखा दिलावर। तो बहुत से लोग मुझे दिलावर से जानते हैं, तो मेरा नाम था दिलावर वहाँ पे। तो वहां जाके बस ये रहा फिर, हर रोज 15-20 किलोमीटर पैदल इस पहाड़ी पे, उस पे। सीओ कहते यार तुम इस एज में तुम इतना चल रहे हो। मैंने कहा सर और मैं ना सोते जागते मेरे को ये नजर आए कि अचानक एक दिन कोई सामने से कोई मिलिटेंट होंगे और हम AK-47, क्यों पिक्चरों का एक एक फैंटेसी जो होती है वो मैं, मेरा पूरा माइंड सब कुछ उसके अंदर था, इंसर्जेंसी में था। और नई नई चीजें सीख रहा था, जवानों के साथ बैठता था, उनसे सीखता था चलना कैसे है, फायर कैसे होता है, क्या होता है, ये हो। तो फिर मेरी ये थी कि यार पहली छुट्टी अगर जाऊंगा ना तो पहला किल करके जाऊंगा, ये मन में था। तो बीच में हुआ कि यार तुम छुट्टी चले जाओ, मैंने कहा नहीं सर छुट्टी, बोला नहीं मैंने, बट मेरे मन में था कि तूफान ना, मुझे 2-4 ऐसे नौजवान मिले अभिषेक, मैं उनका नाम लूंगा, एक प्रमोद कुमार झा है, उसको तो लोग बहुत गूगल सर्च करते हैं क्योंकि मैंने उसकी कई कहानियां बताई है। बट एक और उसके बराबर का दिलेर बंदा था, नायक ब्रह्मपाल। ये ब्रह्मपाल इधर अलवर के पास का रहने वाला, रिटायर हो गया, आर्टिलरी का। ये दोनों आर्टिलरी के, कैन यू, गढ़वाल राइफल की यूनिट। और दो लड़के जो मुझे बहुत इंप्रेस किए, दोनों आर्टिलरी तोप खाने के, एक प्रमोद कुमार झा बिहारी और एक ही अपना अलवर राजस्थान का ब्रह्मपाल। इन लोगों से को मैंने ना, मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा। कहते सर आप देखना, आप ऐसा ऑपरेशन होगा कि दुनिया याद रखेगी। उनको मेरा काम पसंद आया। तो फिर हमने एक बहुत जबरदस्त ऑपरेशन किया, कांडीवार एक जगह है वहाँ पे, और उसमें हमने चार चार मिलिटेंट्स को ठोका, और उसमें चारों पाकिस्तानी थे। और बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन था, बिल्कुल पहाड़ी पर हम लोग ऊपर वेट कर रहे हैं और ये लोग नीचे आ रहे हैं, और मेरे को मेरा बंदा कह रहा है, कहता है साहब फायर करो फायर करो। मैंने कहा यार, और मेरे माइंड में था कि यार नियत्ते पे गोली नहीं चलाऊंगा, ये मैंने कहा भाई कोल्ड ब्लड में नहीं मारेंगे, और बिना देखे मैं नहीं करूंगा ये काम, मुझे देखी जाएगी जो होगा। और हमारे को सिखाया भी गया था कि अगर आज कोई बच गया तो कल मारा जाएगा, बट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ओपन फायर। वो मुझे कह रहा है साहब फायर करो। साहब पहली बार देख रहा है बंदे ऊपर ऐसे चढ़ के आ रहे हैं, 4-5 बंदे फिरन में। मैंने कहा AK-47 तो नजर नहीं आ रही। कहता साहब और यहाँ कौन आएगा पहाड़ी के ऊपर इस टाइम पे, क्योंकि नीचे कोई प्रेशर है तो ये ऊपर धूप सेकने चले जाते हैं, फिर शाम को नीचे गांव चले जाते हैं। तो उसमें हमने जब थोड़ी हड़बड़ हुई, उनको लगा कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो उन्होंने नीचे भागना शुरू किया। फिर हमने उनके पीछे, इमेजिन करो कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, कोई नाला नहीं है, आपके पास वेपन है, सब कुछ है, और टांग भी टूट सकती है, आप कलाबादी खा के हाथ पैर तुड़वा सकते हो, वो फायर भी कर रहे हैं आपके पास, तब कोई परवाह नहीं किसी चीज की, कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, कौन किस पे फायर कर रहा है। लेकिन कुछ किस्मत अच्छी होती है, इफ यू आर अच्छे नेक इंसान हो तो आपको पूरी प्रकृति आपके लिए काम करती है। हमने मेरा एक भी किसी को कोई लगी नहीं गोली, 4 बंदों को ठोका हमने उस ऑपरेशन के अंदर। एंड उसके बाद मैं जो है पहली पहली छुट्टी गया मैं। वाह, मतलब पूरा मैनिफेस्टेशन किया आपने तो सर कि मेरे को करना ही है ये। मैनिफेस्टेशन, मैं कहता हूँ कुछ और मांग लेते तो मिल जाता। और ऐसे ऐसे बंदे हमने, मैं बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे मिलिटेंट्स के नाम थे जिनका बड़ा, मैंने मेरे बेड साइड पे एक तस्वीर थी जो किसी ने मुझे दी थी, कोई इनकी मिलिटेंट्स की मीटिंग हुई थी, उसमें जैसे जैसे हम मारते जाते थे ना उस पर क्रॉस लगाते रहते थे। तो कई बड़ी लेजेंडरी थे, उनके नाम थे ऐसे, शबीर बिदूरी था, एक बड़ा नाम था जी उसका किसी जमाने में, एक खालिद बसरा था, बड़ा नाम था, लोग मतलब उनको हीरो वर्शिप करते थे कि सर वो तो बड़ा अलग किस्म के वो हैं। तो ये सपने में आते थे लोग, इनको मारेंगे अब। इनको मारेंगे, कभी सामने आए तो कुछ मौका मिलेगा। गढ़वाल राइफल्स के अंदर मतलब कौन कौन से वेपन यूज करते थे सर? देखो हम AK-47, उससे और कुछ चाहिए ही नहीं, बस तड़ 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 तड़। कुछ नहीं चाहिए। और उसमें भी हम इंसिस्ट करते थे सिंगल शॉट। मैंने अपनी टीम को, ऐसे नहीं हो जाते सपने में नहीं होते काम, ये यू टू ट्रेन योर पीपल। तो जब मैं 1-2 महीने में समझ गया कि खेल क्या है यहाँ पे, मैंने इनकी ट्रेनिंग शुरू करी। और ट्रेनिंग में ये था सिंगल शॉट से 50-100 गज पे बंदा गिराना है आपने, सिंगल शॉट से। मोर आई डोंट बिलीव इन दिस कि यार एमिनेशन फूक दो, करना है काम, नीट काम करना है, क्लीन किल करनी है, अपने को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, अपने जवानों को। और उनको ये भरोसा होना चाहिए कि साहब है साथ में, ये ओवरऑल पिक्चर देख रहा है, ये मैनेज कर रहा है सारी चीज को, ये आपको लेके जाएगा वहां पे, क्योंकि इंटेलिजेंस कल्टीवेट कर रहे थे। तो ये ट्रेनिंग चल रही थी, ये एक दौर था
जबरदस्त ट्रेनिंग का, जब खाली होते थे मैं पहाड़ों में ले आता था उनको, और लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और क्विक एक्शन में कैसे जमीन पकड़ के फायर करोगे, कैसे एक दूसरे को बचाओगे, जो स्मॉल टीम टैक्टिक्स होती है, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी वहां पे। और मैं इनसे सीखता था, ये मेरे से सीखते थे। मेरी खुद की फायरिंग बहुत अच्छी थी। मैं आई थिंक हमारा एक कंपटीशन हुआ था, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द टॉप AK-47 फायरर दैट टाइम। मेरे को इतना जवानों का भरोसा हो गया था कि साहब, भाई साहब गिरा देगा बंदा अगर अगर इसको इसको बोल देता। लेकिन मेरा तो ये था। बट अभिषेक, वी आर नॉट ए किलिंग मशीन, ये हमारा एरिया है। मैं ना इसलिए आजकल, और मैं इस चीज को लाइक नहीं कर, हम क्या दिखाते हैं कि जी वहाँ इंसर्जेंसी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बड़े खुश होते हैं जी मार। नो, मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट डिड यू ब्रिंग टू द पीपल। आपने शांति के लिए क्या काम करके है। आज अगर मोर साहब जाए वहां, कितने लोग सड़क पे आएंगे मेरे को मिलने के लिए, या मुझे खतरा है अपनी जान का। नहीं, आज वहां पर बच्चा बच्चा मुझे जानता है। ये कोकरनाग में जो पॉडकास्ट देखेंगे ना, लोग घरों में देख रहे यार ये तो वही है। सब जानते हैं मेरे को, क्योंकि ना मैंने दिल जीता अभिषेक लोगों का। मैंने जो लोगों के लिए काम किया ना, वो कोई कर नहीं सकता। मेरी असली विक्ट्री वो है। ये नहीं है ठीक है यार ये तो बाड़े के लोग हैं, मैं नहीं मारता, कोई और मारते। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो है। असली है लोगों का दिल जीतना, लोगों को अपने करीब लाना, एंड टू डेवलप ए कॉन्सेप्ट ऑफ नो हेट। कि क्यों हम हेट करें यार किसी को धर्म के नाम पे, क्यों करें। हमारा देश है, हमारे लोग हैं ये। अगर हम काम नहीं करेंगे, इनको अपने गले नहीं लगाएंगे, तो ये समस्या चलती रहेगी, हम अगली पीढ़ी को दे देंगे, चलो भाई तुम भी लड़ते रहना वहां। नो, सो वी नीड आवर हार्ट्स एंड माइंड्स देयर टू सो दैट पीस आए। पीस आएगी तो तरक्की होगी, सारी चीजें होंगी। सो मैंने दोनों जगह कॉन्सेंट्रेट किया। मेरा स्पेक्ट्रम बहुत वाइड था। एक तरफ था ये अच्छे ऑपरेशन प्लान करना, स्मॉल टीम में कोवर्ट ऑपरेशन करना, सब कुछ करना। दूसरा था भाई लोगों को तंग नहीं करना, लोगों के काम करना, बढ़ चढ़ के काम करना, इनिशिएटिव लेना, स्कूलों में काम करना। मैंने स्कूलों में इतना काम किया, बच्चों को फुटबॉल में, क्रिकेट में, पढ़ाई को लेके बुक्स कहीं से अरेंज करनी, बिजली नहीं है तो बिजली का प्रोग्राम करना, और कोई मस्जिद बन रही है और वो आगे साहब पानी की प्रॉब्लम हो रही है, या ये मदद कर, चलो भाई बताओ क्या काम करना है। ऐसे बढ़ चढ़ के उनके लिए मदद करनी है उनकी। तो उससे क्या हो गया, लोगों का दिल जीत लिया, लोग हमारे हो गए, और उसके बाद कामयाबी अलग लेवल पे पहुंच गई। माई दिस थिंग वाज दैट कि आई वॉन्ट हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। बहुत नेक दिल से काम किया, बहुत नेकी से, अवार्ड की परवाह नहीं करी। मैं जो ये 2 अवार्ड पहनता हूँ, सेना मेडल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, ये बहुत है ना। मैंने मेरे नीचे 15 जवान हैं जिन्होंने सेना मेडल लिया है। मेरी विक्ट्री वो है। मैं उनमें नहीं था कि यार मेरे को लगा दो कोई चक्रा यहाँ पे ना। सीओ कहते थे यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा सर लेकिन नाम इनका भेजो, इन जवानों का, इनके लिए अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात है। मेरा अवार्ड तो यार जनरल बन गया और क्या चाहिए फौज में, है ना। एंड आर्मी इज गिविंग यू सो मच। तो इस तरीके से अलग किस्म का मेरा हाई पॉइंट है ये लाइफ का। सर पर आपने बहुत अच्छी बात करी कि आप लोगों की आप मदद कर रहे थे लोगों की उस टाइम पे, बट आज का थोड़ा सा एक सिनारियो मेरे को बताओगे कि कश्मीर में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था एक पत्रकार ने, बोला कि यार अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा तो हम तो गन उठा लेंगे, आज भी हमको मारना होगा। तो वहां पे एक्चुअल मानसिकता अभी भी कश्मीर में क्या है सर? तो वो कश्मीर यार अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है कि वहाँ के लोग जो है फंस गए, और कुछ लोगों ने आज़ादी का सपना दिखाया जो कभी पॉसिबल नहीं था, वो तो दब गया कुछ साल में। फिर जिस प्रकार से पॉलिटिक्स रही है वहाँ की, वो एक अलग ही चैप्टर, उस पर अलग पॉडकास्ट कभी करेंगे कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर कि किस किसने क्या किया। ये नहीं ना सीधा गाली दो ये कश्मीरी है, मुस्लिम है, ये ऐसा नहीं है भाई। जनता से पूछता, जनता को अगर चाहिए कश्मीर पे, कश्मीर की पॉलिटिक्स पे किसी- पॉडकास्ट, तो हम सर और हम दोनों बिल्कुल हाँ, पॉडकास्ट करेंगे करेंगे कश्मीर पे डेफिनेटली अलग से करेंगे। लेकिन इशू क्या है ना वहाँ पे, इशू ये है कि रेडिकल आइडियोलॉजी जो आई, जब कोई वैक्यूम क्रिएट होता है ना, जब हार्डशिप होती है, तो लोग जो अपनी अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं। वहां पर ये जो जमायत इस्लामी का रोल 80s के अंदर, और रेडिकल इस्लाम जो आया ना, इसने ज्यादा दिमाग खराब किया। और ये कहाँ से है, ये वहाबिज्म, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो सोच जो आई है, ये खतरा है। ये मिलिटेंट कुछ नहीं है, ये 100-150 होंगे किसी भी टाइम, इससे ज्यादा 200-500 से ज्यादा कभी नहीं हुए, और हम सक्षम हैं इनको वो करने के लिए। बट द इशू इज ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। उसको कैसे रोकोगे जिस भारत के अंदर हम इतनी धर्मनिरपेक्ष देश है,
उसके लिए ये नोएडा फिल्म सिटी वगैरह को थोड़ा समझाना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव कम कर दो भाई। 9 बजे जो तुम जहर फैलाते हो ना रोज, सोच लो कि मुस्लिम घरों में जो आप ये चलाते हो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, क्या असर होता है। तो अब क्या 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 पेश कर रहा है देश लोगों के आगे। सो समवेयर आई फील कि वी हैव टू अटैक रेडिकलाइज्ड पीपल। जमायत इस्लामी जो ये जो स्ट्रैंड है कश्मीर, तो एक एक एमेलगमेशन है हिंदू इस्लाम, सूफी इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का जो एक कोई समावेश अच्छा हो सकता है वो कश्मीर है। वहाँ के गाने, वहाँ का खाना, वहाँ की ड्रेस, हर चीज में प्यार है, मिठास है। ये रेडिकल नहीं है कि पजामा यहाँ तक होना चाहिए, इतनी बार नमाज करनी है। वहाँ ज़ैरतें हैं, वहाँ लोग ज़ैरतों पे जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े, मेरा जो जो भी हमने कामयाबी ली ना, एक बाबा दाऊद गुहानी की ज़ैरत है वैल्यू में, हमने हर बार वहाँ चादर चढ़ाई है जाके। वो हैरान, ये इंडियन आर्मी ये आके कामयाबी की का सेहरा जो है हमारे बाबा के कदमों में जाके रख, क्योंकि हमारी संस्कृति है ये। हम कोई अच्छी चीज करते हैं, वो गांव का मंदिर हो, कोई मान्यता, हम जाते हैं यार प्रसाद चढ़ा दिया, कोई मान्यता मानी थी, तो मेरी ये थी भाई कोई भी किलिंग होएगी, कोई हम अच्छी कामयाबी लेंगे, हम जो हमारे सामने जरूरत है उस पे जाके चादर चढ़ा के आएंगे और लोगों से प्यार करेंगे। तो रेडिकल इस्लाम आया है वहां पे, इसके लिए कश्मीरी लोगों को देखना पड़ेगा कौन है ये लोग जो इस इस्लाम की इस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। उनको हमें सोसाइटी से उनको डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा, लेकिन युवाओं को बचाना पड़ेगा। इसलिए जब वो इंजीनियरिंग करे बैंगलोर आता है, राजस्थान हरियाणा पढ़ता है, मेडिसिन पढ़ता है, उसके साथ बहुत जबरदस्त बिहेवियर होना चाहिए। क्यों हम छोटी मोटी चीज है वो कुछ नारा लगा दिया, कुछ हम FIR कर देते हैं और पूरा तंत्र उनके पीछे पड़ जाता है। यार वो गेस्ट है हमारे, यार बच्चे हैं हमारे। कोई शॉल बेचने वाला आता है, बैठाओ घर पे यार, चाय पिलाओ उनको, ले लो एक आधा शॉल कश्मीरी से, क्या फर्क पड़ता है। कश्मीर घूमने जाओ। और जो सैड पार्ट है पहलगाम हुआ, बट हमने कहा ना टेररिज्म विल बी डिफीटेड बाय टूरिज्म, लोग पहुंचे दोबारा। तो ये नैरेटिव हमने बिल्ड करना है। कश्मीर की समस्या पॉलिटिकल इशू हल हो जाएगी। और देखो अभिषेक, फाइनली ना बातचीत से मसले हल होते हैं, बंदूक से नहीं हो सकते। जितनी मर्जी पावरफुल AK-47 की कोई और भी ले आओ, सब मार दो एक दूसरे को, ऐसा ही करना है तो। नेवर, वायलेंस इज नेवर द आंसर, वायलेंस हैज नेवर सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम। बताओ ना कोई प्रॉब्लम। तो कश्मीर हमारा बहुत अभिन्न अंग है देश का, इसमें कोई डाउट नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं। और बट उसके लिए जो यंग लोग हैं उनके ऊपर हमें टारगेट करना चाहिए कि वो रेडिकलाइज ना हो। और ओल्ड लोग जो रेडिकलाइज है उनको समझाना पड़ेगा भाई ये इंडिया है। बट उसके लिए रेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो शुड पोस्ट दैट पिक्चर कि हम तो धर्मनिरपेक्ष देश है। ये नहीं यहाँ तो तुम नारेबाजी, यहाँ तो चिंटू बने हुए हैं सारे त्योहारों पे, और वहां सोचो कि तुम वैसे हो जाओ। सो व्हाट नैरेटिव वी आर सेंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां लोग कैसे देख रहे हैं हमारे, कोई बहुत हुई है, हम तो उनको देख रहे हैं कलर चश्मे से कि ऐसे है वैसे है ना। बहुत टूरिज्म हो गया, बहुत अगर ज्यादा पैसा आ गया तो शायद ये चीजें खत्म हो सकती है सर। नहीं नहीं नहीं, हाँ होगा, पैसा नहीं, इट इज लव एंड अफेक्शन, इट इज लव एंड अफेक्शन द काइंड ऑफ, मतलब किस प्रकार से हम वहाँ लोगों से मिलते हैं। जब वो लोग नौकरी करने आते हैं, या वो लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं, वो लोग फौज के अंदर आते हैं, उनके बच्चे या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, MBA कॉलेज पढ़ने आते हैं, उनके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं। सही बिहेव नहीं करते हैं। अब देखते रहते हो क्या, क्यों ऐसा कर, फिर जब वापस जाएगा तो क्या सोचता है, उनके माँ बाप जब टीवी देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं, यार हमारा बच्चा वहाँ सही है या नहीं है। सो दिस वी हैव टू ब्रिंग पीपल टुगेदर बाय लव एंड अफेक्शन, दैट इज ओनली वे। लद्दाख की बात कर लेते हैं सर। मैंने 2 टेन्योर किए लद्दाख। एक जब मैं CO था तो मैं ईस्टर्न लद्दाख में था, तब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, थोड़ा ही वक्त मिला, काफ़ी घूमा फिरा। लेकिन जब दोबारा गया मैं प्रमोशन पे, ऐसे मेजर जनरल, मैं लद्दाख गया। मैं वहाँ एक सब एरिया है उसका पहला GOC, मैं प्रमोशन पे वहाँ गया। तो मैं आई रीच आउट टू पीपल, स्कूल्स, सोसाइटी, एंड जो भी वहाँ रिम्पोचे हैं, मॉन्क्स हैं, बुद्धिज्म को समझने की कोशिश की। अपना क्या, जहाँ गए वहाँ के हो गए, जहाँ गए वहाँ के हो गए, उसी को अडॉप्ट कर लिया। तो अभी मैं जब कुछ दिन पहले वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आई वॉज ओनली मिलिट्री गाई इन्वाइटेड इन दैट। और मेरे को उन्होंने क्या देखा, मेरे को वर्ल्ड पीस अवार्ड से भी, मैं आपको तस्वीर भेजूंगा देखना, वो मेरे को वर्ल्ड पीस अवार्ड दिया। मेरे को मोनेस्ट्री में मॉन्क्स के आगे मेरे को इनवाइट करके बोला कि सर कुछ बात कहेंगे, इनका दिल लद्दाख के करीब है। तो जब मैं एक रेस्टोरेंट में भी ले मार्केट में था, तो इंटरनेट डाउन हो गया, बारिश हो गई,
और OFC कट गई थी, कोई नेट नहीं था, और मैं किसी के साथ था, और मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया, खाना वाना हो गया, और ना मैं कैब को बुला पा रहा हूँ, ना मैं UPI पेमेंट, क्योंकि हमें आदत तो उसकी हो रखी है। तो मैं बड़ा शिपिश, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया है, और कहता सर आपसे तो पैसे लेने ही नहीं थे मैंने। मैं क्यों भाई? कहता आप जनरल यशमोर हो। मैंने कहा हाँ। आप कैसे? और वो बंदा दाढ़ी दूढ़ी, बड़ा मुझे ऐसे लग रहा था। मैंने कहा आपका नाम? कहता मेरा नाम जमील है, और मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। और कहता है सर 1962 में मेरे फादर मेजर थे इंडियन आर्मी में। मैंने कहा कमाल है। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई अपनी फादर की, फिर अपने बेटे को बुलाया, कहता सर आप तो मेरे रोल मॉडल हो। जमील लद्दाख के मेन मार्केट में कैफे चलाता है। उसके फादर फौज में अफसर थे जिन्होंने लद्दाख को डिफेंड किया उस जमाने में। आज हम एंटी मुस्लिम हो जाए? क्या बंदा मुझे ले मार्केट में मिला और मेरे दिल को छू गया, और कहता सर आपको तो मैं जानता हूँ, आपसे पैसे कौन कैसे लूंगा मैं आपसे? तो ये लद्दाख है। फिर आप सोनम वांगचुक का है, वाटर कम्युनिटी लीडर, जो मर्जी सोशल मीडिया में लोग, मैंने उसके उसके काम को देखा नजदीक से, काम से देखो। ये NIT का पढ़ा हुआ है। अब कहीं बड़ा एक्सीएन वैक्सीन या चीफ इंजीनियर रिटायर होता है, आप सोचो किस कैसे रिटायर होते हैं हमारे जब गवर्नमेंट के चीफ इंजीनियर वगैरह रिटायर होते हैं, कितनी कोठी बंगले क्या होता है। ही गेव एवरीथिंग टू लद्दाख यूथ। उसका जो कॉन्सेप्ट एजुकेशन का, एनवायरनमेंट का, साइंटिफिक टेम्पर के साथ वो क्या कर रहा है, उससे भी मेरी टेन्योर में बात हुई। काफ़ी हमने काम किया कई चीज़ों में। मैंने समझा कि ये बिल्डिंगें कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए लद्दाख में, लद्दाख की ये सूरज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो बहुत कुछ मेरे को लद्दाख ने दिया है, और अभी मेरे दिल के बहुत करीब है लद्दाख। उनका स्नो लेपर्ड है, उनकी ब्लैक नेक क्रेन है, वहाँ ब्राउन बेयर है, इतना सुंदर है, सिर्फ कारगिल के एरिया में होता है। और सिर्फ लद्दाखी बुद्धिस्ट नहीं, कारगिल द्रास के जो शिया मुस्लिम है वहाँ बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। उनको भी मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे कोर्स लेते हैं ऑनलाइन। अफसर मैंने बनाना है, अफसर लद्दाख और कारगिल के कोई बच्चों को। तो ये देखो, दिल की अगर आप जुड़ोगे, लीडरशिप दोगे, तो लोग तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्ड करते हैं। प्यार का नैरेटिव फैलाना ज़्यादा ज़रूरी है सर। और सरहदों पे ये बॉर्डर एरियाज पे फोटो लेने मत जाओ। वहाँ जो फोटो ले रहे, आज खरदुंगला चले गए, वहाँ सारा कचरा फेंक के आते हैं। क्या हमारा टूरिज्म है? क्या वाहियात किस्म के हम लोग इन जगहों पे जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, देशभक्ति का गाना लगाएंगे, और वहाँ बियर और सिगरेट और पता नहीं क्या क्या वो करके आते हैं। लोगों से दिल नहीं मिलाते, लोगों से बात नहीं करते, ना सीख के आते हैं वहाँ की, ना लैंग्वेज सीखते हैं, ना उनका कल्चर कुछ नहीं सीख के आते, सिर्फ फोटो लेके आते हैं। तो मैं इस चीज पे, मेरा भी अगले 1-2 साल बहुत काम होने वाला है। सेव द हिमालयास, ये मेरा इनिशिएटिव है, आप देखते जाना भी। सेव द हिमालयास साथ देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे चाहिए तुम्हारे जैसे नौजवान जो है। वहाँ पे सर ड्रास जगह है एक, राइट? द्रास, द्रास राइट, हाँ। द्रास, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन प्लेनेट अर्थ। वहाँ पे आर्मी को कैसे ट्रेन किया जाता है सर वहाँ पे फिर? यार वहाँ ये सारी कारगिल की लड़ाई वहीं में द्रास में हाँ हुई। हाँ। ये तोलोलेंग टाइगर हिल द्रास में है, और एक हुआ बटालिक तुर्तुक वगैरह जहाँ की अलग कहानी है। तो वहाँ के लोग इतनी जबरदस्त बर्फ पड़ती है वहाँ, ये हवा चलती है तो आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकल जाती है। बहुत वहाँ विंड चिल फैक्टर है, 1 मिनट में ठंड हो जाती है। वो बड़े टफ लोग हैं, बिल्कुल। उन्होंने हर बार भारत को डिफेंड किया है, भारत की सीमा पे हमारी आर्मी के साथ। सारे पोर्टर वही हैं, सारे कैब वाले वही हैं, हमारे ट्रांजिट कैंप में काम करने। भाई कोई भी फौज ना, ये मैं बता दूं, सरवाइव करती है लोकल सपोर्ट से। बिल्कुल सही। ये समझ लो आप, जहां भी है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, चाहे द्रास है, चाहे कश्मीर है, चाहे पंजाब है, मैं सारे सरहदों पे काम किया है। सरहद के लोग अगर आपके साथ नहीं है तो आर्मी काम नहीं कर सकती, वहां BSF काम नहीं कर सकती। वी नीड, और उनकी इकोनॉमी को हमारे जाने से फायदा होना चाहिए, बिकॉज हम लोग इतना सामान खरीदते हैं, दूध लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, गाड़ियां हायर करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, स्कूल खोलते हैं। तो आर्मी ने इतना अच्छा स्कूल खोला है वहाँ, आर्मी गुडविल स्कूल खोल रहे हैं, और खोलो स्कूल खोलो, पढ़ाओ बच्चों को। हम भी जाएंगे वहाँ बातचीत करने के लिए। सो वी नीड, एक सोसाइटी को डेवलप कर सकती है आर्मी, इसलिए आर्मी नेशन बिल्ड कर सकती है, आर्मी नेशन को बिल्ड कर सकती है सरहदों पे। वहां कौन सा DC जा रहा है, कोई SP जा रहा है, बहुत कम, एक होता है बेचारा, क्या क्या करेगा वो। बट आर्मी कैन डू व्हाट सिविल एडम कान डू। यस सर, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, अगर जनता ने प्यार दिया और अगर अपनी जुगलबंदी अगर लोगों को पसंद आई हो और नई विचारधारा अगर हमने प्रस्तुत करी हो, अगर
कुछ नई बात करने की कोशिश करी थी, आपको समझ में आई तो आप बताना कि सेकंड पॉडकास्ट लिख देना, सेकंड पॉडकास्ट, थर्ड पॉडकास्ट, फोर्थ पॉडकास्ट। तो हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्या कारगिल वॉर को अवॉइड किया जा सकता था? अवॉइड किया जा सकता था अगर इंटेलिजेंस अच्छी होती। हमें पता ही नहीं चला पाकिस्तान था वहाँ। अब तो नई नई परतें खुल रही हैं। 26 साल का था, मैंने तो 8-10 पॉडकास्ट किए कारगिल पे, और हर साल करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि हम अपनी निगाहों से अपनी सरहदों को बचाना है हमने। तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारा सर्विलेंस होता ही नहीं कारगिल। अगर हम ये एंटिसिपेट करते, हम दुश्मन को नहीं पहचान पाए। पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया, फिर धोखा खा गया। 130 किलोमीटर फ्रंटियर पे पाकिस्तान बैठा इतने महीनों से। मुशर्रफ एक रात रह के गया कारगिल में। आप देखो, मैंने कई एक वॉर करस्पॉन्डेंट के साथ भी किया, मैंने विक्रम सिंह के साथ किया पॉडकास्ट, विक्रमजीत सिंह। आप सुनो उसकी बातें, वो खुद उस लड़ाई के अंदर था वहां, और आर्मी ऑफिसर्स की बातें सुनो। सो अवॉइड किया जा सकता था, बशर्ते हम एंटिसिपेट करते, हमारी इंटेलिजेंस अच्छी होती, और हम पाकिस्तान को करने का मौका नहीं देते जो उसने एक्सप्लॉइट किया। देखो, पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतें करेगा, बट देन वी हैव टू डिफेंड, देयर वाज नो चॉइस। फिर तो देश के लिए आन बान सब कुर्बान है। वहीं से शुरू किया था अपने पॉडकास्ट। हाँ मतलब वहीं पे आके ख़त्म हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि पावरफुल बनना तो बहुत ज़रूरी है सर, पर पावरफुल के साथ में थोड़ा लव करुणा भी होनी चाहिए, बट पावरफुल बनना बहुत ज़रूरी है। करुणा, महाकरुणा, एम्पथी, ओनली द ब्रेव हैव एम्पथी। कमजोर आदमी तो लड़ता है, जो ब्रेव होता है वो फॉरगिव भी कर सकता है, वो प्यार भी करता है, और वो जो है वो हमेशा हमेशा कमजोर के साथ खड़ा होता है। ये ताकत की निशानी है। इसीलिए महात्मा गांधी जी की ये बात जो है वो हमेशा कहते हैं वायलेंस ने कभी किसी मसले को हल नहीं किया, मसला खराब होता है वायलेंस से। दैट इज व्हाई नॉन वायलेंस इज सच ए बिग वेपन। लास्ट इस पॉडकास्ट को एंड कर दो सर, फॉरगिव करना कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने आप को शांत बनाएं एंड लर्न दिस, और ये जैन धर्म के एक कॉर्नरस्टोन है, ये फॉरगिवनेस, कि आपके साथ किसी ने कुछ भी बुरा किया हो, आप अपना दिल हल्का कर देते हो दूसरे को माफ करके। तो ये आदत डालो, छोटी चीजों से आदत डालो, फिर बड़ी चीजों से। आप दूसरे का तो भला कर रहे हो, एक्चुअली योर सेल्फ केयर टूल है ये फॉरगिव करना। यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ एज अ पर्सन, यू बिकम ए बेटर पर्सन इफ यू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल। तो करना चाहिए।